हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल गाइस। आज हम लोग एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मध्यकालीन इतिहास में हमें दो प्रमुख राजवंश मिलते हैं, एक तो बहमनी साम्राज्य और दूसरा विजयनगर साम्राज्य। तो आज हम लोग इस लेक्चर में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फोकस उन्हीं तथ्यों पर किया गया है जो हमारे पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर को 1 से 2 बार देखेंगे तो यहाँ से काफ़ी कुछ हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी और इसके प्रमुख उत्तराधिकारी राज्य कौन कौन से थे। तो यहाँ से स्थापना के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसका जो संस्थापक था वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। और इसका एक वास्तविक नाम हमें देखने को मिलता है हसन गंगू। तो हसन गंगू से क्वेश्चन कई बार यहाँ पेपर्स में बन चुका है। तो हसन गंगू का नाम याद रखेंगे, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था ये। स्थापना वर्ष के बारे में याद रखेंगे, 1347 ईस्वी में स्थापना हुई है और दिल्ली सल्तनत में एक सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। इसकी जो प्रमुख राजधानी थी वो गुलबर्गा थी। ठीक है, इस गुलबर्गा का नाम याद रखेंगे और इसका नाम बदलकर एहसानाबाद रख दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे कुछ इंपॉर्टेंट शासक थे इसमें जिसके बारे में हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा। सबसे पहला शासक ताजुद्दीन फिरोज शाह। तो ताजुद्दीन फिरोज शाह का जो समय है वो यहाँ से याद रखेंगे 1397 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक है। ये वर्ष आपको याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके बारे में जो फैक्ट याद वो यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। भीमा नदी के तट पर इन्होंने फिरोजाबाद नगर की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से याद रखेंगे। यहाँ पर एक वेधशाला भी बनवाई है। वेधशाला को ऑब्जर्वेटरी भी कहा जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। एक वेधशाला बनवाई गई ताजुद्दीन फिरोज शाह के द्वारा। आगे चलते हैं। इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, सोनार की बेटी का युद्ध, जो हमारे पेपर्स में बार बार पूछा जाता है। सोनार की बेटी का युद्ध जो है वो विजयनगर शासक जो थे देवराय प्रथम के शासनकाल में लड़ा गया था। तो इस युद्ध में देवराय प्रथम को परास्त कर दिया था किसने? ताजुद्दीन फिरोज शाह ने। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर्स में कई बार पूछा गया है। आगे चलते हैं। शहाबुद्दीन अहमद शाह। इनका टाइम पीरियड यहाँ से ध्यान रखेंगे 1422 से लेकर 1436 ईस्वी तक है। आगे चलते हैं। यहाँ एक सूफी संत हमें देखने को मिलते हैं, गेसूद राज। तो गेसूद राज के साथ रहने के कारण इनको बली या संत कहा जाने लगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 1424 ईस्वी में राजधानी इन्होंने गुलबर्गा से बीदर, ठीक है, स्थानांतरित कर ली थी। गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर ली थी, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक शासक हुमायूं भी देखने को मिलता है। ये हुमायूं मुगल काल वाले नहीं है। तो हुमायूं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत क्रूर शासक था, इसीलिए इसको एक उपाधि दी गई थी दक्षिण का नीरो या जालिम। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे पेपर्स में पूछा जा चुका है। मुगल काल के हुमायूं अलग थे और ये वाले जो हुमायूं है ये बहमनी साम्राज्य से संबंधित है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक हमें प्रधानमंत्री और प्रशासक मिलता है जो जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसका नाम है महमूद गवा। महमूद गवा को आप लोग याद रखेंगे। महमूद गवा का वास्तविक नाम ख्वाजा निजामुद्दीन महमूद गिलानी था, ये इंपॉर्टेंट है। आगे सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय के द्वारा इसको ख्वाजा ए जहां या वकील ए सल्तनत की उपाधि दी गई। कभी कभी उपाधियां भी हमारे पेपर से पूछ ली जाती हैं, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से थोड़ा सा हम लोग सामंजस्य स्थापित करते हैं कि अकबर के शासनकाल में टोडरमल के द्वारा भूमि की नापजोख कराई गई थी। तो अभी यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे टोडरमल से पहले महमूद गवा एक ऐसा प्रशासक था जिसके द्वारा भूमि की नापजोख कराई गई थी। ये आप लोग याद रखेंगे, इसीलिए इसको टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पेपर में बार बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो भूमि की जो नापजोख कराने का जो कार्य है वो महमूद गवा के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से याद रखना। यहाँ पर साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा गया था। ये प्रांत जो है ना, इनको तरफ बोला जाता था। ठीक है, बाद में 8 प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था इसको। ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है यहाँ पर वो ये है कि बीदर में एक प्रसिद्ध मदरसा, ठीक है, मदरसा शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था और एक पुस्तकालय महमूद गवा के द्वारा बनवाया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए यहाँ से। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि महमूद गवा के जो पत्रों का संग्रह है वो हमें देखने को मिलता है, जिसका पूरा संग्रह का नाम है रियाजुल इंसा। रियाजुल इंसा, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ये पेपर्स में कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद आते हुए देखा है इसको कई बार। रियाजुल इंसा, ठीक है, ये महमूद गवा के पेपरों का संग्रह है। आगे चलते हैं। एक विदेशी यात्री इस समय हमें देखने को मिलते हैं जिनका नाम है निकितन। सिंपल आप निकितन याद रखेंगे तब भी चलेगा। अब ये रूसी यात्री थे, प्रथम रूसी यात्री थे। इनका समय आप लोग याद रख लेंगे 1470 से लेकर 1474 ईस्वी तक ये भारत में रहे थे। आगे चलते हैं। इन्होंने सुल्तान महमूद तृतीय के शासनकाल में बहमनी राज्य और बीदर की यात्रा की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे चलते हैं। इसके बाद हमें कुछ राज्य देखने को मिलते हैं जो हमारे पेपर्स में बार बार पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंपल मैचिंग के लिए आते हैं। जैसे मैचिंग के लिए क्या आएगा, बीजापुर आपको यहाँ लिखा रहेगा
और उसके सामने एक ऑप्शन दे दिया जाएगा आदिल शाही। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, बीजापुर हमें एक राज्य देखने को मिलता है जिसको हम आदिल शाही वंश के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो संस्थापक था वो यूसुफ आदिल शाह था। आदिल शाह के नाम से ही इसको आदिल शाही वंश के नाम से जाना गया है। और इसकी जो अचीवमेंट्स रही हैं वो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा छीन लिया था। ठीक है, आगे 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, अहमदनगर निजाम शाही वंश। अब देखिए, इसको निजाम शाह किस लिए बोला जाता है, इसका जो संस्थापक था मलिक अहमद। ठीक है, तो मलिक अहमद के नाम से ही इसको अहमदनगर बोला जाता है। आगे, यह बहमनी साम्राज्य से पृथक होने वाला प्रथम राज्य था। इंपॉर्टेंट है, बहमनी साम्राज्य से अब हमें 5 ऐसे राज्य देखने को मिलते हैं जो पृथक हो गए हैं। पहले बहमनी साम्राज्य एक ही था, तो यहाँ से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। आगे, बहमनी साम्राज्य से पृथक होने वाला प्रथम राज्य अहमदनगर था, और इसी राज्य के द्वारा तालीकोटा के युद्ध में भाग नहीं लिया गया। ये तालीकोटा का क्या युद्ध है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी विजयनगर साम्राज्य में हमने देखा कि एक तालीकोटा का युद्ध हो रहा है, तो युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया, क्या परिणाम उसके हुए, तो इसको हम लोग आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, बरार को इमाद शाही वंश कहा जाता है। तो इसका जो संस्थापक था फतेह उल्लाह इमाद शाह था। इंपॉर्टेंट है, इमाद शाह के नाम से ही इमाद शाही वंश पड़ा इसको, इसका नाम। अब इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बार बार पेपर्स में क्यों पूछे जाते हैं, सिंपल आप लोग यहाँ से क्या करोगे, एक तो राज्य का नाम याद रखना है और यहाँ पर इनके संस्थापक को याद रखना है। अगर संस्थापक को आप याद रखोगे तो यहाँ से आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, क्योंकि बरार का जो संस्थापक था वो इमाद शाह था, तो यहाँ पर इसको इमाद शाही वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो संस्थापक भी पेपर में संस्थापक भी पूछ सकते हैं और राजवंश का नाम भी पूछा जा सकता है। इसको आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, गोलकुंडा को हम लोग कुतुब शाही वंश भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो संस्थापक था वो कुली कुतुब शाह था। अब कुतुब शाह से ही इसको कुतुब शाही वंश कहा जाने लगा। आगे देखिए, आगे जो इंपॉर्टेंट है, 1687 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा मुगल साम्राज्य में कुतुब शाही वंश को मिला लिया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे चलते हैं, बीदर को हम लोग देख लेते हैं। इसको बरीद शाही वंश भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो संस्थापक था वो अमीर अली बरीद था। देखिए बरीद आ गया ना, इसीलिए हमने इसको बरीद शाही वंश बोला है। आगे चलते हैं, जिसे दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता था। ये देखिए, अमीर अली बरीद का एक नाम हमें मिलता है, दक्कन की लोमड़ी। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर्स में आ चुका है, इसको याद रखेंगे। तो बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाला अंतिम राज्य था, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं एक नए राजवंश की तरफ, अहमदनगर। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं अहमदनगर के बारे में, और यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व कौन से थे वो उनको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, चांद बीबी अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका विवाह बीजापुर के अली आदिल शाह से हुआ, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। मुगलों के विरुद्ध अहमदनगर की इन्होंने रक्षा की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। चांद बीबी का नाम आप लोग याद रखेंगे, मुगलों के विरुद्ध इन्होंने लड़ाइयाँ की थी, चांद बीबी। कई बार हमारे पेपर से पूछा गया यहाँ से नाम। आगे चलते हैं, मलिक अंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मलिक अंबर से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये अबिसिनियाई दास था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो दक्षिण में छापामार गोरिल्ला युद्ध पद्धति के कारण जाना जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, एक तो दास था और छापामार गोरिल्ला पद्धति के कारण मलिक अंबर को जाना जाता है। छापामार युद्ध पद्धति कब फेमस हुई थी? शिवाजी के समय में फेमस हुई थी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हमारे पेपर से पूछी जाती है, दक्षिण भारत में टोडरमल की तर्ज पर रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी मलिक अंबर के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग यहाँ से इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, बीजापुर के प्रमुख शासक हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ठीक है। ये बीजापुर के बारे में हम लोग संस्थापक के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं, और बीजापुर के जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इनका टाइम पीरियड आप लोग याद रखेंगे, 1580 से लेकर 1627 ईस्वी तक हमें इनका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। और इन्होंने संगीत पर आधारित एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, किताब ए नौरस, ठीक है, किताब ए नौरस। तो किसी भी शासक के द्वारा अगर कोई किताब लिखी जा रही है वो हमारे पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो किताब ए नौरस को आप लोग याद रखेंगे, संगीत पर आधारित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, ये धार्मिक उदारता के कारण इनको जगत गुरु या अबला बाबा की संज्ञा दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की जो उपाधि है जगत गुरु और अबला बाबा, निर्धनों का मित्र, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके शासनकाल में फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता की रचना की, ये भी इंपॉर्टेंट है, तारीख फरिश्ता याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग, गोलकुंडा एवं कश्मीर के इतिहास के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मोहम्मद कुली कुतुब शाह को देख लेते हैं, हैदराबाद नगर का संस्थापक। इंपॉर्टेंट है ये,
हैदराबाद नगर का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाएगा तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इसको आप लोग याद रखेंगे। और दक्कन उर्दू काव्य का जन्मदाता था, ये भी इंपॉर्टेंट है। दक्कन उर्दू काव्य डायरेक्ट अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है तो आप लोग याद रखेंगे मोहम्मद कुली कुतुब शाह इसका जन्मदाता था। आगे चलते हैं, कश्मीर सल्तनत। कश्मीर के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक क्षेत्रीय राज्य है। तो शाहमीर सुल्तान शमसुद्दीन के बारे में आप लोग याद रखेंगे। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम राजवंश की स्थापना की जाती है इसके द्वारा, शाहमीर सुल्तान शमसुद्दीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। सुल्तान सिकंदर, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। इसको बुद्ध सिकन कहा जाता है। बुद्ध सिकन क्या है? मूर्तियों को तोड़ने के कारण इसको बुद्ध सिकन कहा गया है। हिंदुओं पर इसने जजिया कर लगाया था। तो सुल्तान सिकंदर के बारे में याद रखें, कहाँ का शासक था? कश्मीर का शासक था। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। आगे चलते हैं, कश्मीर का एक प्रमुख शासक हमें देखने को मिलता है जैन उल आबदीन, ये इंपॉर्टेंट है। जैन उल आबदीन के बारे में कहाँ से क्वेश्चन बनता है अभी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, इसको कश्मीर का अकबर बोला जाता था, ठीक है, क्योंकि इसने कई कल्याणकारी कार्य किए थे। अब देखिए, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी तथा बड़शाह महान राजा कहलाता था, ये कहलाया जाता था। तो इसको, इसकी जो उपाधियां हैं ना, वो आप लोग याद रखोगे जो हमारे पेपर में पूछी जाती हैं। अब देखिए, जजिया कर गोवध पर प्रतिबंध लगा दिया था, सती प्रथा की पुनः अनुमति दी, ठीक है। देखिए, जजिया कर इन्होंने क्या किया था? बंद कर दिया था। और सती प्रथा जो उस समय हिंदुओं में प्रचलित थी एक प्रथा, उसको इन्होंने क्या किया था? अनुमति दे दी थी। ये बहुत प्राचीन प्रथा थी। आगे चलते हैं, डल झील में सोना लंका, ठीक है, सोना लंका भी कभी कभी लिख के आता है, रूप लंका तथा बुलर झील में जैना लंका नामक कृत्रिम द्वीप बनाए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसके द्वारा बनाए गए हैं? जैनुल आबदीन के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग एक बार फिर देख लीजिए, सोना लंका डल झील में और बुलर झील में जैना लंका, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं, महाभारत तथा कल्लड़ की रजत रंगड़ी का फारसी भाषा में अनुवाद कराया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में कई बार पूछा जा चुका है यहाँ से। आगे चलते हैं हम लोग, जोनराज ने रजत रंगड़ी का विकास किया, ये नाम आप लोग याद रखेंगे, जोनराज। जोनराज ने रजत रंगड़ी, जिसमें कश्मीर का पूरा इतिहास मिलता है, उसका विस्तार किया था, जिसे बाद में उसके शिष्य श्रीबर के द्वारा पूरा किया गया। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर्स में आते हैं, तो इसको आप 1 से 2 बार पढ़ सकते हैं आराम से, यहाँ से क्वेश्चन निकाल भी सकते हैं, बार बार पेपर्स में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। आगे हम लोग जौनपुर के बारे में देखते हैं। आज हम लोग क्षेत्रीय राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्षेत्रीय राज्य, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए थे उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जिसमें सबसे प्रमुख तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य थे, लेकिन और भी क्षेत्रीय राज्य थे जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जहाँ पेपर्स में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जौनपुर और मालवा और गुजरात, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जौनपुर इंपॉर्टेंट रहेगा यूपी वालों के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के समय में, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने छोटे भाई जोना खां की याद में, जोना खां किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, और गोमती नदी के किनारे की थी, ठीक है। गोमती नदी, जहाँ यहाँ पर हमारी जो राजधानी है यूपी की लखनऊ, वो भी स्थित है, ठीक है। तो आप लोग सिंपल याद रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। किसकी याद में की गई? जोना खां की याद में की गई है, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की गई है। आगे चलते हैं, स्वतंत्र सरकी वंश की स्थापना मलिक सरबर, ठीक है, मलिक सरबर का आप लोग नाम याद रखेंगे। 1394 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई है मलिक सरबर के द्वारा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। आगे चलते हैं, यहाँ का एक शासक था इब्राहिम शाह सरकी, ठीक है, सरकी राजवंश यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो इब्राहिम शाह सरकी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसके काल में जौनपुर शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना था, ठीक है। सरकी राजवंश के समय में जौनपुर को शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया गया था। इसे सिराज हिंद की, इसे भारत का सिराज भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। भारत का सिराज किसको बोला जाता है? जौनपुर को बोला जाता है। कई बार हमारे पेपर्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और देखिए, 1408 ईस्वी में अटाला मस्जिद का निर्माण पूरा कराया गया था इसके द्वारा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये दोनों पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक तो सिराज वाला टॉपिक और ये अटाला मस्जिद वाला टॉपिक। आगे चलते हैं, अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ये बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी ने इसके समय में दिल्ली सल्तनत में इनको मिलाया गया था, ठीक है। ये लोधी राजवंश आपने पढ़ा होगा, दिल्ली सल्तनत में जो अंतिम राजवंश था लोधी वंश, और लोधी वंश में 2 शासक थे, एक तो बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी, ये बार बार क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जा चुका है, कई बार पीसीएस में आ चुका है। तो सिकंदर लोधी और बहलोल लोधी के शासनकाल में लोधी वंश में ही इसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, मालवा के बारे में लोग पढ़ लेते हैं। दिलावर खां गौरी ने 1401 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिलावर खां गौरी को आप लोग याद रखेंगे, दिलावर खां गौरी। आगे चलते हैं, हुसंग शाह, इन्होंने क्या किया? धार से मांडू अपनी राजधानी स्थापित कर ली थी। पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? धार थी, बाद में मांडू स्थानांतरित की गई थी,
किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी? हुसंग शाह के द्वारा स्थानांतरित की गई थी। इंपॉर्टेंट है। महमूद खिलजी प्रथम, इंपॉर्टेंट शासक है, मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक। ठीक है, ये खिलजी वंश वो वाला राजवंश नहीं है जिसको हम लोग दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं, ये दूसरा खिलजी वंश है। महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, संस्थापक था यहाँ। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से पेपर में क्वेश्चन कहाँ से बनता है। मेवाड़ का जो शासक था राणा कुंभा, उसके साथ उसका युद्ध हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में अपनी विजय को प्रमाणित करने के लिए राणा कुंभा ने क्या है, चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ बनवाया। वहीं दूसरी तरफ महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिला एक विजय स्तंभ बनवाया था। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों शासकों ने अपनी विजय को प्रमाणित करने के लिए विजय स्तंभ बनवाए थे। ठीक है, महमूद खिलजी को आप लोग याद रखेंगे, मांडू में 7 मंजिला विजय स्तंभ, और उसके आगे राणा कुंभा को आप लोग याद रखेंगे जहाँ पर कीर्ति स्तंभ बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये फैक्ट आप लोग जरूर याद रखेंगे। आगे चलते हैं। 1561 में अकबर के सेनापति आदम खान ने बाज बहादुर को हराकर मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 1561 ईस्वी आप लोग याद रखेंगे, जिसमें मालवा को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। इंपॉर्टेंट है। आगे गुजरात के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अहमद शाह, गुजरात का एक शासक था अहमद शाह। इसका समय आप लोग याद रखेंगे 1411। ये अगर समय याद नहीं रखेंगे तब भी काम चलेगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो समय के अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हैं। तो कुछ शासक ऐसे हैं जिनका समय हमें याद रखना है, सभी का समय याद नहीं रखना। तो 1411 ईस्वी में साबरमती के तट पर अहमदाबाद नगर बसाकर इन्होंने अपनी राजधानी उसको बनाया था। देखो अब यहाँ से आप लोग याद रखेंगे अहमद शाह से ही अहमदाबाद स्थापित हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे गुजरात में हिंदुओं पर पहली बार जजिया कर लगवाया था। ये वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुजरात में पहली बार हिंदुओं पर जजिया कर किसके द्वारा लगवाया गया था? अहमद शाह के द्वारा लगवाया गया था। ठीक है, आगे यहाँ पर एक शासक मिलता है महमूद बेगड़ा। ये भी इंपॉर्टेंट शासक है, इसका समय आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे। अब गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। गिरनार जीतकर इसने मुस्तफाबाद तथा चंपानेर जीतकर मोहम्मदाबाद नगर बसाए। देखिए गिरनार इन्होंने जीता, उसका नाम चेंज करके मुस्तफाबाद। ठीक है, आगे चंपानेर जीतकर मोहम्मदाबाद नगर बसाया। ठीक है, तो ये नाम चेंज करने की प्रथा यहाँ से हमें देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। 1508 ईस्वी में चोल के नौसैनिक युद्ध में मिस्र की सेना के साथ मिलकर पुर्तगालियों को पराजित किया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, देखिए ये गुजरात के शासक हैं, तो गुजरात में समुद्र भी है, तो सबसे ज़्यादा जो मजबूत समुद्री सेना थी वो चोलों की थी। तो 1508 ईस्वी में क्या हुआ था? चोलों के नौसैनिक युद्ध में मिस्र की सेना के साथ मिलकर, ठीक है, इन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया था। ये इंपॉर्टेंट है चीज़। आगे चलते हैं। बहादुर शाह, तो 1537 ईस्वी में समुद्र में पुर्तगालियों के साथ झड़प के दौरान डूबकर मृत्यु हुई। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इस तरीके से शासक की मृत्यु हो रही है, ये अपने आप में बहुत दुखद घटना है। बहादुर शाह 1537 ईस्वी में समुद्र में पुर्तगालियों के साथ झड़प के दौरान, युद्ध के दौरान इनकी समुद्र में डूबकर मृत्यु हो गई थी। देखिए इस तरीके की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। 1573 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। 1573 आप लोग याद रखेंगे, अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। आगे हम लोग चलते हैं। अब राजपूताना साम्राज्य पढ़ते हैं। यहाँ पर मेवाड़ के बारे में पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है मेवाड़। राणा हम्बीर, सबसे पहले इनका समय याद रखेंगे। आगे चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। राणा हम्बीर इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। राणा हम्बीर। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसे विषम घाटी पंचानन कहा गया है। ठीक है, इस तरीके की जो उपाधियां दी जाती हैं इनको भी हम लोग पेपर्स के लिए याद रखते हैं, क्योंकि बार बार पेपर्स में पूछी जाती हैं। तो सिंपल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली? राणा हम्बीर के द्वारा डाली गई थी। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इनको विषम घाटी पंचानन भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अगला हम शासक देखते हैं लक्ष्य सिंह, जिसको लाखा के नाम से जानते हैं। इनके काल में जाबर की खाने हैं, उदयपुर में है, चांदी की खाने की खोज की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। तथा पिछोला झील का निर्माण लक्ष्य सिंह लाखा के समय में ही कराया गया था। यहाँ से लास्ट वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। पिछोला झील का निर्माण लक्ष्य सिंह के समय में ही हुआ था। आगे चूंडा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र था, जिसने प्रतिज्ञानुसार राज्य त्याग दिया। ये भी इस तरीके के भी शासक मिले हमें देखने को मिलते हैं इतिहास में। लाखा का ज्येष्ठ पुत्र था और प्रतिज्ञा के अनुसार इन्होंने अपना राज्य त्याग दिया था। इन्हें राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से याद रखेंगे। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? आप लोग याद रखेंगे चुंडा को कहा जाता है। आगे जो इंपॉर्टेंट शासक है इसके बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पेपर्स में कई सारे क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। राणा कुंभा, इनका समय आप लोग याद रखेंगे 1433 से 68 ईस्वी पूर्व, 1468 ईस्वी पूर्व तक है।
इनका जो समय है वो आप लोग याद रखेंगे 1433 ईस्वी से लेके 1468 ईस्वी तक है, 1468 ईस्वी तक। आगे इनकी उपाधि देख लेते हैं, हिंदू सुल्तान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी उपाधि आप लोग याद रखेंगे हिंदू सुल्तान। आगे 1437 के सारंगपुर युद्ध में महमूद खिलजी को हराकर चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया, जैसा कि अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके थे। तो इन्होंने एक विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ में कराया है 1437 ईस्वी में, इसको भी याद रखेंगे, जो आज भी हमें दिखाई देता है, आज भी हमें देखने को मिलता है विजय स्तंभ। मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कराया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हमें मेवाड़ में 84 दुर्ग देखने को मिलते हैं, 32 दुर्गों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, महाराणा कुंभा के द्वारा कराया गया है। जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है, अब कुंभा के नाम से तो कुंभलगढ़ बनता ही, आप लोग याद रखेंगे इसको। कुंभलगढ़ का मुख्य शिल्पी मंडन था, ये देखिए, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। कुंभलगढ़ का जो निर्माण कराया है उसमें प्रमुख हाथ किसका, मंडन का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोग याद रखेंगे। आगे प्रमुख ग्रंथ, यहाँ पे कुछ प्रमुख ग्रंथ भी दिखते हैं हमें, तो संगीत राज्य, संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध, जयदेव की गीत गोविंद, रसिक प्रिया बोलते हैं इसको, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जयदेव की जो गीत गोविंद है इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक टीका देखने को मिलती है रसिक प्रिया, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, किसके समय में देखने को मिलती है, राणा कुंभा के समय में देखने को मिलती है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे चलते हैं हम लोग बंगाल और उड़ीसा राज्य पर। हम लोग पूरी इंडिया का, उस समय मध्यकालीन भारत में जो छोटे छोटे राज्य उभर कर आए थे उनके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, और यहाँ से कई बार हमारे पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे पूछे जाते रहेंगे, तो आप लोगों को बढ़िया ध्यान से पढ़ना है इसको। आगे बंगाल के बारे में पढ़ लेते हैं। हमें सिकंदर शाह देखने को मिलते हैं 1368 ईस्वी में, पांडुआ में प्रसिद्ध अदीना मस्जिद का निर्माण इन्होंने कराया था, इंपॉर्टेंट है। आगे रुकनुद्दीन बारबक शाह, इंपॉर्टेंट नाम है, कल्पद्रुम के संकलन करता थे, ठीक है, एक कल्पद्रुम करके किताब लिखी गई है, उसके संकलन करता थे ये, और मालाधर बसु को गुणराज खां की उपाधि इनके द्वारा दी गई थी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्हीं के शासनकाल में कृतिवास ने रामायण का बंगला में अनुवाद किया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको बंगाल की बाइबल भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कृतिवास, ये इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोग याद रखेंगे, रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद किया जा रहा है। अभी हम इसमें एक शासक और देखेंगे, अलाउद्दीन हुसैन शाह, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन हुसैन शाह। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ चुके हैं, वहाँ पे हमने एक धार्मिक आंदोलन पढ़ा था जिसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और अलाउद्दीन हुसैन शाह का जो शासनकाल है उसको बंगला भाषा का स्वर्णकाल माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में हम चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु इनके समकालीन थे, और बंगला भाषा का स्वर्णकाल अलाउद्दीन हुसैन शाह का शासनकाल माना जाता है। आगे चलते हम लोग उड़ीसा राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ से 2-3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। अनंत वर्मन चोडगंग ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नरसिंह देव प्रथम ने पुरी में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था, ये इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। नरसिंह देव प्रथम आप लोग याद रखेंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर इन्हीं के शासनकाल में बना है। आगे गजपति वंश के जो संस्थापक है वो कपिलेंद्र देखने को मिलते हैं। प्रताप रुद्रदेव चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग 2-3 फैक्ट्स आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं विजयनगर साम्राज्य की तरफ। तो अभी विजयनगर साम्राज्य एक बड़ा राजवंश है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अभी हमने जो साम्राज्य कवर किया, हमने जो क्षेत्रीय राजवंश कवर किए, वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ये पूरे इंडिया के राजवंश थे, इनको बार बार आप लोग पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पेपर्स में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो अभी लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। और ये हमारे कुछ फ़ोन नंबर हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर कॉल कर सकते हैं और अपना जो भी परेशानी हो या संशय हो यहाँ से वो सोल्यूशन ले सकते हैं। इसके अलावा ये पूरी PDF हमारे एक चैनल है, उस पर आप लोगों को आराम से मिल जाएगी, मेक रैंकर्स पे। तो यहाँ पूरी की पूरी PDF भी आप लोग ले सकते हैं। इसके बारे में यहाँ जो फ़ोन नंबर दिए गए हैं उनसे बात कर सकते हैं आप लोग। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच।